स्वागत है आप सभी का फिलॉसफी के क्लास में। यूपीएससी के लिए हम लोग यहां फिलॉसफी करेंगे। दर्शन शास्त्र। अब आप लोग के मन में आएगा कि दर्शन शास्त्र आखिर आप लोगों ने क्यों लिया, या दर्शन शास्त्र लिया है तो दर्शन शास्त्र मतलब क्या होता है। जैसे इतिहास पढ़ते हो तो पहले ये देखते हो ना, इतिहास क्या होता है या ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है। तो फिलॉसफी को थोड़ा सा हम पहले देखने की कोशिश करते हैं। फिलॉसफी जिसको हम लोग कहते हैं दर्शन शास्त्र, और ये भी बात करेंगे कि क्यों आसान है ये, क्यों इंटरेस्टिंग है ये, और क्यों कैसे इसमें आप अच्छे स्कोर भी लेके आते हैं या ला सकते हैं। देखिए फिलॉसफी दर्शन इट मींस विजन। ये जो जितने भी आप पढ़ोगे ना, वो इंडियन फिलॉसफी आप पढ़ेंगे, यानी बौद्ध को पढ़ो, जैन को पढ़ो, चारवाक पढ़िए, जो भी पढ़िएगा। इवन आप वेस्टर्न के अंदर चले जाओ, आप प्लेटो पढ़ेंगे, अरस्तु पढ़ेंगे, लाइबनिज पढ़ोगे। इसके अलावा ह्यूम तक चले जाइए, कांट, ह्यूम, ये सबका अपना अपना फिलॉसफी है। एयर के पास चले जाओ, मिल चले जाओ, बेंथम चले जाओ, जहां भी जाना है जाएंगे ना, सबने जो चीज देखा, जो चीज समझा, जिसको एनालाइज किया अपने हिसाब से, वो उन्होंने लिख दिया। उस एनालाइज करने के दौरान किसी ने किसी का काउंटर भी किया। जैसे चारवाक का प्रत्यक्षवाद है, चारवाक का जो परसेप्शन वाला कॉन्सेप्ट है, चारवाक का जो इन्फ्रेंस को जो रिफ्यूट किया जाता है चारवाका के द्वारा, तो उन सबको किसी ने काउंटर किया। किसी ने बुद्धिज्म को काउंटर किया, किसी ने जैनिज्म को काउंटर किया, किसी ने एरिस्टोटल को किया, किसी ने लाइबनिज को किया। तो इस काउंटर और अपने थ्योरी, अपने विजन के साथ ये फिलॉसफी बढ़ता गया धीरे धीरे करके। फिलॉसफी जब तक ये फिलॉसफी नहीं आया था, तब तक हमारे किसी शास्त्र में ब्रह्म की बात नहीं की गई, आत्मा की बात नहीं की गई, मोक्ष की बात नहीं की गई। ये कॉन्सेप्ट फिलॉसफी नहीं दिया है। ये जो चीजें आई है वो दर्शन से आई है। आज इतना ब्रह्म 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 कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान कर रहे हैं, या हमारा एम मोक्ष होना चाहिए, साल्वेशन होना चाहिए, ये ब्रह्मा, साल्वेशन, ये सब फिलॉसफी की देन है। फिलॉसफी ही वो चीज है जो एक रॉ मटेरियल तैयार करता है, जिसपे साइंस चलता है। फिलॉसफी आगे आगे, साइंस इसके पीछे पीछे। क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आपका विजन नहीं होगा, तब तक उस पे काम कैसे करोगे। और काम करने और जो विजन है ना, यही फिलॉसफी है। जो दर्शन है यही फिलॉसफी है। आखिर चारवाका को लगा ना कि यार ये सारे आदमी सिर्फ उस लोग की बात कर रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इसकी बात ही कोई नहीं कर रहा। यहाँ पे ये दुनिया है, खाने पीने की चीजें हैं, ऐसो आराम की चीजें हैं, इसकी बात ही नहीं कर रहा। सब तपस्या में लीन है कि मर के वहां पे स्वर्ग जाना है। तो यहाँ बच्चे पैदा कौन करेगा? यहाँ तो ह्यूमन जो ह्यूमैनिटी है वो खतरे में आ जाएगी। ठीक है, यानी इंसान खतरे में आ जाए, इंसान की प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें थी, सारी चीजें थी। अब सोचिए कि चारवाक अगर ये नहीं सोचते तो क्या चारवाक अपनी ये फिलॉसफी लेके आ पाते? नहीं ला पाते। ठीक है, चारवाक अपनी फिलॉसफी नहीं ले पाते। चारवाक ने सब कुछ को देखा, देखने के बाद उनके अंदर उस पे वो एनालिसिस करने लगे। एनालिसिस करते करते लगा ना, ये सब तो उड़ जाएंगे, ये सब तो इस दुनिया में रह के सिर्फ उस दुनिया की बात कर रहे हैं, फिर ये दुनिया रहेगा ही नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा? आगे जनरेशन ही नहीं आएगा, क्योंकि परलोक जाना है सबको। अच्छे काम कर रहे हैं, कोई शादी नहीं करेगा, सब तपस्या करेगा। तो उनके दिमाग में एक विजन आया कि क्यों ना यहां के लोगों को इस लाइफ में इन्वॉल्व किया जाए। तो उन्होंने एक दर्शन दिया, दैट इज चारवाका फिलॉसफी। अब चारवाका फिलॉसफी एक निकृष्ट सुखवादी दर्शन है। यानी चारवाका फिलॉसफी शराब पीने में आनंद आता है या कविता पढ़ने में, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं किया। इसमें उन्होंने कोई डिफरेंस ही नहीं किया। ठीक है, अब जब ये चीजें हुई तो तब बौद्ध को लगा, जैन को लगा, अलग अलग और फिलोसफर को लगा, अरे ये क्या लिख दिया है भाई, ये तो सब गड़बड़ सरबड़ करके रख दिए हैं चारवाक साहब। उसको उन्होंने काउंटर किया। तो इसी तरह से ये जो हमारा फिलॉसफी आगे बढ़ा है,
अब सवाल है कि फिलॉसफी, और सबके अपने में विजन है, किसी को निर्वाण अलग मध्यम मार्ग से लेना है, किसी को निर्वाण कठोर मार्ग से लेना है। निर्वाणा चाहिए, लेकिन कोई साल्वेशन इजकल टू निर्वाणा। किसी को लगता है कि नहीं, जो निर्वाण है वो सिर्फ मरने के बाद ही मिल सकता है। किसी को लगता है नहीं, विथ बॉडी या लाइव निर्वाण भी ले सकते हैं, दैट इज सदेह मुक्ति, और जब मर जाएंगे दैट इज विदेह मुक्ति। तो वो उनका अपना परसेप्शन है निर्वाण को देखने का। किसी का परसेप्शन ईश्वर को देखने का अलग है, किसी का परसेप्शन इस दुनिया को देखने का अलग है, किसी का परसेप्शन साल्वेशन यानी मोक्ष को अलग लेके वो देखते हैं। किन्हीं को लगता है कि नहीं, जो मोक्ष है बहुत सुखकारी होता है, कोई कहता है मोक्ष में कोई फीलिंग नहीं है, कोई कहता है मोक्ष में हम ईश्वर के साथ मिल जाते हैं, तो किसी का कहना है नहीं, हम ब्रह्म के साथ मिलते नहीं है, एक डिस्टेंस पे रहते हैं। किसी का कहना है ब्रह्म और ईश्वर अलग अलग है, कोई कहता है ब्रह्म ही ईश्वर है। मतलब जिस यथा दृष्टि तथा सृष्टि टाइप की बातें हैं, यानी जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझ में आ रहा है? यही फिलॉसफी है, यही फिलॉसफी की खूबी है। फिलॉसफी की एक्चुअली खूबी यही है, आप जब पढ़ते हो ना, इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स, इतनी सारी कैंचियां चलती है ना एक एक के तर्क पे, ऐसा तर्क किया जाता है और ऐसा काउंटर किया जाता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते दिमाग काफी शार्प हो जाता है। तो अक्सर हाँ आप देखोगे, आप सोचो फिलॉसफी नहीं पता कि फिलॉसफी क्या होती है, लेकिन अक्सर हाँ जो लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनको सब कहेगा बड़ा फिलॉसफर बन रहा है क्या, खाली फिलॉसफी झाड़ता रहता है, खाली बस काटना है, तर्क कुतर्क करता रहता है। यही फिलॉसफी, यही एक्चुअली में फिलॉसफी है। और जो फिलॉसफी के अंदर इसकी जो खूबी क्या है, जैसे मान लो महात्मा बुद्ध कह गए, खत्म। जैन कह गए, हो गया। चारवाका ने जो कहा, विटगेन्स्टीन ने जो कहा सो कहा, क्वाइन ने जो कहा सो कहा, ह्यूम ने जो कहा सो कहा। इट मीन्स जिसने जो कहा सो कह दिया। अब तो वो है नहीं, बदलेगा कौन, कुछ नया ऐड तो करना नहीं है। तो इसके कारण ये जो सब्जेक्ट है, इसको अगर एक बार अच्छे से समझ गया ना, फिर प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम नहीं होती। अब सवाल एक बार समझे कैसे अच्छे से, ये भी मन में सवाल आएगा ना कि एक बार समझे कैसे अच्छे से। स्टार्टिंग में फिलॉसफी को पढ़ने के पहले हम टर्म्स को समझेंगे। टर्म्स समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और टर्म्स ऐसा नहीं कि सब एक साथ समझ लेंगे, जरूरत नहीं है उसका। हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे, और इस जैसे शब्दों के साथ खेलेंगे ना, फिलॉसफी आपका आसान होता चला जाएगा। और बहुत ही प्यार से और कहानियों के साथ फिलॉसफी को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका, अपने आसपास की चीजों के साथ रिलेट कीजिए, खुद के साथ रिलेट कीजिए। और जब जैसे रिलेट करना सीख लोगे ना, और दूसरा कंपेयर करना एक फिलॉसफर का दूसरे से, जैसे चारवाका का कितने से कर सकते हो, ह्यूम के साथ कर सकते हो, चारवाका का आप लॉक के साथ कर सकते हैं, तो ऐसे कई लोगों के साथ कर सकते हो। जितने के साथ कंपेयर करेंगे स्कोर उतना अच्छा आएगा। आसान है, नहीं है तो बनाएंगे। यहां तक क्लियर? यहां तक फिलॉसफी समझने की शुरुआत अब करते हैं। यहां तक अभी तक तो ठीक है ना? चलिए ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी, यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्ञान मीमांसा की। देखिए, ये जो एपिस्टेमोलॉजी है, जिसको ज्ञान मीमांसा कहते हैं, यहां पे दो वर्ड है, एक है ज्ञान, दूसरा है मीमांसा। यानी ज्ञान की मीमांसा करना। मीमांसा का दूसरा मतलब होता है विवेचना करना। हिंदी में कई सारे टर्म्स आएंगे, और फिलॉसफी की खासियत क्या है कि बहुत सारे शब्द जो आप हिंदी में पढ़ रहे हो ना, उसको इंग्लिश में भी वैसे ही पढ़ना है। जैसे व्याप्ति, तो आपको व्याप्ति ही इंग्लिश में पढ़ना है, उसको रीजन नहीं बोल दोगे, व्याप्ति ही पढ़ना है। उसी तरह से ये व्याप्ति है। ख्यातिवाद तो ख्यातिवाद, प्रतीत समुत्पाद प्रतीत समुत्पाद, तो ऐसे टर्म्स कुछ लेने हैं। लेकिन यहाँ इस कुछ ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि सबका इंग्लिश नहीं होता। ज्ञान मीमांसा, तो ज्ञान अलग है, मीमांसा। अब इस टर्म को अगर आप तोड़िए, अगर आप तोड़ो तो देखो यहां पे जो आएगा दैट इज ज्ञान, और दूसरा आएगा मीमांसा। यही है ना, एक ज्ञान एक मीमांसा है। अब आपको नॉलेज का क्या करना है? विवेचना करना है। एपिस्टेमोलॉजी में क्या करना है? आपको नॉलेज के अलग अलग एस्पेक्ट को देखकर उस पर एक डिस्कशन करनी है, उसके बारे में
विवेचना करनी है कि आखिर ये क्या है नॉलेज। ठीक है, ये नॉलेज क्या है। तो ज्ञान मीमांसा के अंदर हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज की क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ नॉलेज, हाउ टू गेन नॉलेज, हाउ मेनी टाइप्स टू गेन नॉलेज, समझ में आ रहा है? वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, लिमिटेशन ऑफ नॉलेज। यानी जब हम नॉलेज की बात करते हैं, जब हम ज्ञान की बात करते हैं, तो हम क्या क्या बात करते हैं? हम यही बात करते हैं ना कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है, ज्ञान प्राप्ति के साधन के प्रकार क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, ज्ञान की सीमा क्या है, ज्ञान की वैधता क्या है, यही सब बात करते हैं ना, यही सारी बातें होती है। तो ये बात कहां करते हो आप? ज्ञान मीमांसा के अंदर करते हैं। ठीक है, यानी आपने क्या किया, इस ज्ञान पे यानी नॉलेज का आपने डिस्कशन किया, विवेचना किया। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान का विवेचना, तो ज्ञान की विवेचना बड़े आराम आराम से एकदम जीरो लेवल पे चल रहे हैं हम लोग, एकदम जीरो लेवल पे हम लोग इसको फिलॉसफी को स्टार्ट टू एंड करेंगे। एकदम जीरो से हाई लेवल पे जाने वाले हैं, एकदम टॉप का लेवल जहां पे सब कुछ आपका क्लियर होगा। अभी देखो, और स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस तो बहुत स्लो लेके जाना है, क्योंकि अभी 4-5 क्लास को पकड़ लिया ना तो फिर कहानी खत्म, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, नॉलेज जैसे आप किसी की बात करते हो और एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना जरूरी है। किसी की बात करते हो, अरे उस मोदी जी के बारे में बताइएगा जरा, तो मोदी जी के बारे में आप क्या जानेंगे? मोदी जी का नाम क्या है, कहां से बिलोंग करते हैं, जो बात बोलते हैं वो कितना सही है, कितना काम करते हैं, कितने घंटे, या क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स है, यही सब बात करेंगे ना। या जो उन्होंने वादा किया वो कितना पूरा हुआ, यही सब बात करेंगे। तो जब हम नॉलेज की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? यही बात करेंगे ना कि भैया नॉलेज क्या, कितना, कैसे कैसे मिलेगा नॉलेज, कैसे मोदी जी तक पहुंचेंगे, कैसे हम मतलब ये नॉलेज हमें मिल रहा है ये कितना सही है, इसकी लिमिटेशन क्या है, यही सब जानेंगे ना। तो हम उसके बारे में ही विवेचना करते हैं। और जब नॉलेज की बात हो गई तब अब दिक्कत होना है, तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स में दिक्कत होगा। अब यहां पे क्या करेंगे हम? तत्व की, एलिमेंट की, तत्व की विवेचना करेंगे। तत्व कितने प्रकार के हैं? ठीक है, मेटाफिजिक्स के अंदर क्या करेंगे? मेटाफिजिक्स के अंदर हम अब क्या करेंगे? अब हम मेटाफिजिक्स के अंदर तत्व, अभी यहां पे भी विवेचना करना है, लेकिन अब मैटर का करना है। अब आत्मा की बात करनी है, ईश्वर की बात करनी है, जगत की बात, दुनिया की बात करनी है। दुनिया का मूल कारण क्या है, वो कितने हैं, ऐसे ऐसे टाइप की बातें हम इसके अंदर करते हैं। 2 और टर्म है, उसको भी देखते हैं, फिर आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे जैसे टर्म्स आता रहेगा आपको समझाते रहेंगे। अभी ये सब कई बार रिपीट होगा आगे चल के। प्रमा, अब सवाल है प्रमा क्या है? प्रमा, प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, जो एक्चुअल नॉलेज है, जो एक्चुअल चीज है उसका एज इट इज नॉलेज मिल जाना, दैट इज प्रमा। और उस नॉलेज का प्रमाण क्या होता है? प्रमाण, इस प्रमा को प्राप्त करने का साधन। हम प्रमाण से ही हमें प्रमा मिलता है। जैसे हम प्रत्यक्ष से देखते हैं ना कि ये एक स्क्रीन है, हम डायरेक्ट देखते हैं ना कि ये फलाना मोहन है, हम डायरेक्ट देखते हैं कि ये सेब है, और हमने देखा सेब है और सेब है, और वो सेब सेब जैसा ही है, खा भी रहे तो सेब जैसा ही मान लो लग रहा है, प्रमा है। हमने अनुमान किया कि पर्वत पे धुआं है तो पर्वत पे आग होगा, और ठीक है, तो पर्वत जहां धुआं होता है हमें पता है वहां आग होता है, तो पहाड़ पे आग है, तो वहां पे आग है, जहां पे स्मोक होगा वहां पे फायर होगा, हमें पता है, तो वहां पे आग है, दैट्स इट, इतना ही तो है, अनुमान है। तो प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, एक्चुअल नॉलेज जो है उसका एज इट इज हमें ज्ञान मिलना, दैट इज प्रमा। और प्रमाण का मतलब द वे टू नो दैट रियल नॉलेज, मतलब वो रास्ता, वो माध्यम जिससे हम वो एक्चुअल नॉलेज लेते हैं, जो वैलिड नॉलेज है वो हमें मिलता है, दैट इज प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमिति यानी अनुमान जिसको इन्फ्लुएंस कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, दीज आर टाइप ऑफ प्रमाणा। ये सब टाइप्स ऑफ प्रमाणा है।
यानी ये प्रमाण के टाइप हैं और इनसे हमको वैलिड नॉलेज मिलता है। तो हमें वैलिड नॉलेज जिससे मिलेगा दैट इज प्रमाण। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके अलावा भी वैलिड नॉलेज। ओके, थोड़ा सा और भी वैलिड नॉलेज। वैलिड नॉलेज का मतलब, वैलिड नॉलेज का मतलब है कि जो जैसा है वैसा ही अगर ज्ञान मिलता है दैट इज वैलिड नॉलेज। वैलिड नॉलेज को लेकर कई सारी चीजें हैं, उसी में ये ख्यातिवाद भी आता है। ख्यातिवाद को ख्यातिवाद भी लिखा जाता है, ठीक है, ख्यातिवाद को ख्यातिवाद भी लिखा जाता है। ये जो वैलिड नॉलेज है इसके अगेंस्ट में अगर हमें कोई ज्ञान नहीं मिलता, एक ये। दूसरा, हम जिस चीज को जानते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, वो उन चीजों को पूरा कर रहा है। जैसे ये घड़ा है, घड़ा का मेन काम पानी स्टोर करना है, अगर वो पानी स्टोर कर रहा है दैट इज घड़ा। ये डीप कॉन्सेप्ट है, हम लोग अभी ड्यूरिंग द पीरियड क्लासेस के हम लोग इसको समझेंगे। ख्यातिवाद क्या होता है? ख्यातिवाद का मतलब होता है गलत ज्ञान, अवैध ज्ञान, ठीक है, उसको ख्यातिवाद कहते हैं। इंग्लिश में आप ख्यातिवादी फिलॉसफी में भी लिखेंगे ख्यातिवाद। अलग अलग फिलॉसफर के अकॉर्डिंग ख्याति अलग अलग तरह की होती है। यानी अगर हमें किसी भी नॉलेज का गलत ज्ञान मिल जाए, यानी हम रस्सी को सांप समझ लें, रस्सी सांप तो है नहीं, और हमने रस्सी को सांप समझ के उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर लिया, हम आंख से देख भी रहे हैं और हमें रस्सी सांप लग रहा है और हमने अपने पैर को खींच लिया, ख्याति हो गई ना, ख्याति हो गई। तो भ्रम जो होता है दैट इज ख्याति। मतलब हमें जो चीज है उसके अलग कुछ नॉलेज हो जाएगा, उसको ख्याति कहते हैं। मिराज, रेगिस्तान में या गर्मी के टाइम में आप हाईवे पे जगह जगह पे मिराज यानी मृग मरीचिका देखते हैं। जो मरीचिका आप देखते हो वो फॉल्स है ना। रजत में एक वक्त रजत में सीप देखना, सीप में रजत देखना। जो सीप होता है जो समुद्र के किनारे होता है वो एकदम सिल्वर जैसा चमकता है, ऊपर से लगता है कहीं सिल्वर तो नहीं है, और वो भी एक भ्रम है। तो इस भ्रम की बात यहाँ पे की गई है। इस ख्याति के अंदर यही बात होती है। ये पूरा एक इंटायर टॉपिक है, हम लोग उसको बात करेंगे। जो गलत नॉलेज है दैट इज ख्याति। इसके बाद आत्मा, सोल, आत्मा। आत्मा को लेकर कई सारी बातें हैं, आत्मा को लेकर कई सारी थ्योरी है, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो ये है, सामान्य तरीके से आप भी जानते हो और हम भी जानते हो, वही सामान्य तरीके से होता है। अब उसको फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन जो है उसका अलग अलग है, हम देखेंगे। कुछ कहते हैं कि आत्मा एक ऐसा है जिसके अंदर चेतना होती है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि बोलने वाला तो ये मुंह आपको दिख रहा है ना, आगे का लिप्स दिख रहे हैं चलते हुए, लेकिन अंदर का आत्मा इस बॉडी को जिंदा रखे हुए। आत्मा निकल जाएगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, बॉडी फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सोल है कंसिस्टनेस से भरपूर है, यानी उससे पूरा लैस है, चेतना से लैस है। और जब तक आत्मा है तब तक उसके साथ चेतना है, और चेतना है यानी कंसिस्टनेस है, तो हम काम कर रहे हैं जो भी करना है। इसी में कुछ फिलोसफर जैसे न्याय कहेंगे कि आत्मा का चेतना जो है, जो कंसिस्टनेस है, वो सोल का इनहेरेंट क्वालिटी नहीं है, ठीक है। यानी कंसिस्टनेस इज नॉट ए इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ सोल, यानी वो सोल का सार गुण नहीं है। अदरवाइज अधिकांश फिलोसफर क्या कहेंगे, आत्मा है इट मींस चेतना होगा, आत्मा का सारगुण चेतना है, आत्मा के अंदर चेतना होता ही होता है। ये कहेंगे नहीं, वो बाहर से आता है, जब बॉडी के साथ मिक्स होते हैं ना तब वो चीजें आती है। जब वो आत्मा बाहर निकल जाता है तो वो अलग हो जाता है, उसको चेतना से कोई मतलब नहीं, पत्थर जैसा हो जाता है, सुख दुख कुछ भी उसको महसूस नहीं होता। तो ऐसे करके सोल के बारे में भी कई सारी बातें की गई। किसी का कहना है लाइक शंकराचार्य का, मैं नाम इसलिए अभी नहीं ले रहा हूं कि अभी आपको उस डीप में नहीं उतरना है, सारा घौच पौच हो जाएगा। शंकराचार्य का कहना है कि नहीं, ब्रह्म एक है और वही सब है, और ये जो है ना हम लोग उसी के पार्ट है। कोई कहेगा ना ना हम अलग हैं वो अलग है। तो ऐसे करके कई थ्योरी और देहात्म बात तो चार वाक्य है ये जो भी हम लोग पढ़ेंगे। ईश्वर को लेके भी अजीब थ्योरी सब है। कहीं पे एकेश्वरवाद है, मोनोथेइस्ट है, कोई सिर्फ एक ही ईश्वर को मानते हैं। कहीं पे बहुदेववाद है, कहीं पे दो ईश्वर है, ठीक है। और कहीं कहीं का जो ईश्वर है
उसको काफी हेल्पलेस बना दिया गया है, शक्तिहीन बनाया गया है। कहीं ईश्वर पूरी तरह से सर्वशक्तिमान है, ईश्वर कहीं पे निर्विकार है, इनविजिबल है, कहीं पे मूर्तियों के जैसा उसका एक शेप है। तो ईश्वर के भी अलग अलग फॉर्म है। शंकराचार्य एक कोटेशन डाल देते शंकराचार्य का, ब्रह्म को एकमात्र सत्य कहते हैं। ब्रह्मा इज ओनली वन ट्रूथ इन दिस यूनिवर्स, वही एकमात्र सत्य, बाकी सब भ्रम है, ईश्वर तक भ्रम है। और रामानुज कहेंगे ना, ब्रह्म ईश्वर इक्वल। कोई सगुण ब्रह्म की बात करेगा, कोई निर्गुण ब्रह्म की बात करेगा। हम लोग इस दुनिया की बात कर लेते हैं, ये भी है। ये जिस जगत में आप रहते हो, रहना चाहते हैं क्या? जितने फिलोसफर से बात करोगे चारवाकों को छोड़कर, सब उस दुनिया की बात करेगा। वहां स्वर्ग है, दूध की नदी बहती है, फल मिलते हैं, फलों का बाग है, हूर है, मतलब एक अलग खुशनुमा माहौल है, नृत्य अप्सराएं डांस करेंगी। मतलब अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कहानियां हैं। अब वो कितना सही है गलत है वो बात की बात, उसमें नहीं आ रहा है। बस इतने ही पे आ रहे हैं कि अलग अलग कहानियां हैं उस दुनिया के बारे में। अब वो सही गलत वो तो जाने के बाद समझ में आएगा। लेकिन ये दुनिया भी तो है, यहां इसको भी तो जीना है। इस दुनिया को लेकर कई कॉन्सेप्ट है, जहां स्पिनोजा कहता है कि ये पूरी दुनिया ही ईश्वर है। दुनिया के हर एक चीज को मिला दे, दैट इज ईश्वर। सर्वेश्वरवाद की बात करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं ये फॉल्स है, ये माया के द्वारा बनाया गया दुनिया है। माया ने ब्रह्म को ढक दिया, उनको कवर कर दिया, उसके ऊपर इस दुनिया को दिखा दिया है। दैट इज माया, मतलब दैट इज जगत, वही जगत है। रामानुज कहेंगे ना, जितना सत्य, जितना ट्रू हमारा ब्रह्म है, उतना ही ट्रू ये दुनिया है। एकदम वही है। कोई कहेगा नहीं ये दुनिया एक टाइम के बाद समाप्त हो जाएगी, कोई कहेगा नहीं ये दुनिया समाप्त कभी नहीं होती, कोई कहेगा नहीं इस दुनिया के अंदर दुनिया का फॉर्म बदलता रहता है, सत्व गुना, तम गुना और रजगुण, इन तीनों के अंदर दुनिया सिमटती है, आती है, जाती है। ऐसे करके कई सारे कॉन्सेप्ट इस दुनिया को लेकर है, कई कॉन्सेप्ट है। यानी कुछ इस दुनिया को परमानेंट, कुछ अस्थाई, कुछ तो माया कहते हैं। नागार्जुन सीधा कहते हैं ये भ्रम है। जो शून्यवाद, निहिलिज्म की जब परिभाषा देते हैं, उसको जब डिफाइन करते हैं, तो ये सीधे कहते हैं कि ये भ्रम है, इल्यूजन है, कुछ नहीं है, और उसके लिए टर्म्स यूज करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। फिर अब जब दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो साल्वेशन की ही बात होगी ना। सब लोग यही कहते हैं कि हमें इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है। शंकराचार्य, बुद्ध, जैन, जो भी है, ऑलमोस्ट चारवाका को छोड़कर मैक्सिमम सबको मुक्ति चाहिए। सब इस दुनिया के झंझट से आजाद होकर उस दुनिया में चैन और सुकून से रहना चाहते हैं। मोक्ष के तरीके अलग अलग हैं, मोक्ष में होता क्या है वो अलग अलग है। लाइक जैसे रामानुज कहेंगे कि जब मोक्ष होता है ना, तो ईश्वर की तरह आनंद मिलता है, ब्रह्म की तरह आनंद मिलता है, और ब्रह्म के बड़े नजदीक हम रहते हैं। यानी जितना अच्छा काम करेंगे उतना नजदीक ब्रह्म के रहेंगे। शंकराचार्य कहते हैं ना, ये आत्मा उसी ब्रह्म का अंश है, मुक्ति मिला नहीं कि सीधा अंदर, यानी ब्रह्म में जाके विलीन हो जाएंगे, खत्म कहा है। ऐसे ही है, मतलब बौद्ध का अलग है, बौद्ध का निर्वाण है, निर्वाण के तरीके अलग है। अब सदैव मुक्ति, विदेह मुक्ति, जहां रामानुज कहेंगे नहीं मरने के बाद ही मुक्ति मिल सकती है, शंकराचार्य, बौद्ध, जैन ये सब कहेंगे नहीं, जीते जी भी मुक्ति मिल जाएगी। अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करोगे तो जो कर्म है आपका, जो आप काम कर रहे हो, उसका कोई पाप पुण्य लगेगा नहीं। तो जब कोई भी लगेगा नहीं, तो आपका वो कर्म ऐड नहीं होगा, और दैट इज निस्वार्थ कर्म। गीता में भी कहा गया है निस्वार्थ कर्म, बिना किसी इंटेंशन के। कि इंटेंशन मतलब क्या होता है, इसको हल्के में नहीं, ऐसे ये मत लेना कि बैड इंटेंशन। इंटेंशन इज इंटेंशन, सिर्फ इतना ही। इंटेंशन इज इंटेंशन, इंटेंशन है, वो सही हो गलत हो दोनों इंटेंशन है। आपको इंटेंशन फ्री होके काम करना है, दैट इज निष्काम कर्मा। यानी हम कोई अच्छा काम करके तारीफ भी नहीं लेना, और हमें कोई बुरा काम करके कुछ नहीं, मैंने बुरा काम तो करना ही नहीं है। और मैंने कोई काम कर जो रहे हैं, तो उससे बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ये नहीं, हमें उस काम को कर देना है, दैट्स इट। महात्मा बुद्ध आ गए, उनको कोई किसी ने कुछ कहा,
और किसी को चोट लगी तो उन्होंने इलाज किया, निकल गए। अब उस चोट के कारण वो खुश होगा या नाराज होगा, लोग तारीफ करेंगे, ये नहीं, दैट इज निष्काम कर्म नहीं। निष्काम कर्म में अच्छी और बुरी दोनों चीजों से आप न्यूट्रल हो जाते हैं, आप 10 काम करके खत्म कर देते हैं, दैट इज निष्काम कर्म। और मोक्ष के लिए मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम फिलोसोफर ने निष्काम कर्म की बात की है। निष्काम कर्म बहुत ही टफ होता है, आसान नहीं होता। उसके बाद एथिक्स यानी नीति शास्त्र। नीति शास्त्र, नीति शास्त्र क्या होता है? जिसके अंदर हम बात करते हैं अच्छाई की, बुराई की। नीति शास्त्र के अंदर ही हम सुख दुख की भी बात करते हैं। नीति शास्त्र के अंदर नीति और ऑब्वियसली एथिक्स है ना, एथिक्स के अंदर हम क्या बात करेंगे? ट्रूथ, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, यही सब बात करेंगे ना। तो हम नीति शास्त्र के अंदर क्या क्या अच्छा हो सकता है, किस किस तरह की क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए और क्या क्या मतलब होना चाहिए, इस तरह की बातें हम एथिक्स के अंदर करते हैं। इसका तो पूरा एक पेपर ही है। पेपर 4 के अंदर यूपीएससी में तो इसका पेपर ही डाल दिया गया और ये यहां से मैच करता है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करता। हाँ, वो एक अलग स्टैंडर्ड है। यहां से आप जब इसको एक बार पढ़ लोगे ना, तो वो सेक्शन आपके लिए आधा तो आप पढ़ लिए और केस स्टडी में भी ये बहुत काम करेगा। वो हम लोग यहाँ पे फिलॉसफी जब करेंगे उसके दौरान करते चलेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं चारवाक। देखिए चारवाक के अंदर आपको जो पढ़ना है दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, यानी पहला ज्ञान मीमांसा, दूसरा उसमें मेटाफिजिक्स पढ़नी है, तत्व मीमांसा, और तीसरा एथिक्स पढ़ना है, नीति शास्त्र। 3 कंटेंट है अलग अलग जिसको आप हम इसके अंदर देखेंगे। चारवाका की बात करते हैं। देखो चारवाक दर्शन, चारवाक एक ऐसे फिलोसोफर हैं जिन्होंने सबसे अधिक क्रिटिसिज्म झेला है, सबसे अधिक। इतना क्रिटिसिज्म किसी का नहीं हुआ है और ये गट्स की बात है। और जिस समय चारवाक ने फिलॉसफी दी ना, आपको यकीन नहीं होगा, उस समय मैक्सिमम लोगों की जो स्थिति थी वो अजीब स्थिति में थे। मतलब उनको लगता था ये जो वर्ल्ड है ना, इससे हमको बाहर जाना है, ये जो दुनिया है इससे हमको बाहर जाना है, और वो जो ईश्वर का दुनिया है, गॉड का, उस गॉड की दुनिया में जाना है। उसके लिए क्या करना है? अच्छे काम। उसके लिए क्या करना है? तपस्या। उसके लिए क्या करनी है? भक्ति। तो वही तपस्या, भक्ति और अच्छे अच्छे काम करने के पीछे सर फोड़ के पड़े। चारवाका ने देखा कि लो हो गया, ये सब अगर सिर्फ उसी ट्रांसीडेंटल सुख की बात करेंगे जो अतीन्द्रिय है या उस दुनिया का है, जब सिर्फ उसी की बात करेंगे जो इस दुनिया का नहीं है, तो फिर आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगा? शादी ब्याह, बच्चे, ये दुनिया चलेगी, मानवता चलेगी कैसे? मानव ही नहीं होंगे तो चारवाक ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि ये लोग इस दुनिया में, दुनिया की चीजों के साथ इनका प्रेम बढ़े, ठीक है, उनके साथ इनकी आसक्ति बढ़े, उसको वो यूज करने की चाहत उनके अंदर आ जाए। तो उन्होंने इसीलिए उन्होंने ये जो फिलॉसफी दी ना, फिलॉसफी इनका बहुत खराब नहीं है, बड़ा प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। बस गलती इनकी यही हो गई कि ये एक्सट्रीम सुखवादी हो गए और निकृष्ट टाइप के सुखवादी हो गए, यानी एथिक्स को इन्होंने पूरा छोड़ दिया। तो एथिक्स को जो छोड़ना था वो बेसिकली गड़बड़ था, अदरवाइज नहीं। वर्ड क्यों आ गया है? ओके, तो वो बेसिकली गड़बड़ था, अदरवाइज फिलॉसफी इन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल दिया था क्योंकि उस समय की ये जरूरत थी। खैर, तो हुआ ये कि अब चारवाक साहब सोच रहे हैं कि क्या करें। तो चारवाक ने एक ऐसी फिलॉसफी दी जिसको पढ़ने के बाद लोगों को लगेगा अच्छा, मोक्ष होता ही नहीं, स्वर्ग नरक होता ही नहीं, जो है यही दुनिया है। यावेत जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी भूतस्य देहस्य आगमन कुतः। यानी जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके यानी लोन लेके घी पियो, यानी मस्ती करो पूरा, और भस्मी भूतस्य मतलब जब ये बॉडी जल जाएगा आग में मरने के बाद, दोबारा नहीं आता, कोई स्वर्ग नरक नहीं, कोई पाप पुण्य नहीं, कुछ नहीं। ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, अदरवाइज इनका ठीक ठाक था। खैर, हम लोग अभी बात करने वाले हैं जड़वाद। हम जो इनका फिलॉसफी है वो जड़वादी फिलॉसफी भी कहा जाता है, भौतिकवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने जो थ्योरी दी ना, इनका किसी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है,
किसी ईश्वर से, गॉड से कोई लेना देना नहीं है। इनको किसी भी तरह के उस ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। इसी दुनिया का सामान, इसी दुनिया की चीजें, इसी दुनिया के अंदर जो है बस वही स्वर्ग है, वही नरक है। चार्वाक का कहना है जो यहाँ सुख से जी रहा है, सारी अकूत संपत्तियों के साथ लैस है और स्वस्थ है, उसके लिए स्वर्ग यही है। और जो कष्ट में है, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा है, दैट इज नरक। तो स्वर्ग नरक यही है। तो चूंकि ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को इन्होंने सब कुछ मान लिया, तो इसी के कारण इनकी जो फिलॉसफी है वो जड़बाद होती है। और एक और कारण है, इन्होंने आत्मा को भी उसी कॉन्सेप्ट पे डाल दिया। अभी हम लोग आगे देखेंगे, आत्मा को भी जो है ना उतार के इसी जड़बाद में डाल दिया। तो इन्होंने कंसिस्टेंस, खास करके सोल और इस तरह की जो चीजें हैं इसको पूरा डिनाई कर दिया। इन्होंने बोला कि जो मटेरियल है, यानी पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, ठीक है, ये अर्थ, एयर, विंड एंड फायर, इन 4 महाभूतों से ही दुनिया का हर एक चीज बना है। इवन ये चेतना भी, कंसिस्टेंस भी। आकाश को ये नहीं मानते, आगे देखेंगे हम लोग। आकाश को नहीं मानते। 5 भूत तत्व होता है ना, उसमें 4 ही को मानते, क्योंकि आकाश दिखता नहीं है। तो ये 4 को ही मानते और कहते हैं 4 से ही हम कंसिस्टेंस भी हो गया। वो आत्मा वाला जो बात है ना, चेतना वाला, वो सब उसी से आता है। तो इसी कारण इनका जो फिलॉसफी है पूरी तरह से मेटेरियलिस्टिक हो जाता है, यानी जड़वादी हो जाता है। कुछ अब सवाल सबका मन में आता है कि भाई ये चार्वाक शब्द आया कहां से? चार्वाक फिलॉसफी में चार्वाक की ये बात कहां से है? देखिए, चार्वाक में कई सारे कॉन्सेप्ट है। लाइक कुछ का कहना है कि चार्वाक का मतलब चर्व धातु से बना है। चर्व का मतलब होता है चबाना, च्यू करना। च्यू करना यानी चबाना, तो चबाने से चार्वाक बना। कुछ का कहना है ये चार्वाक कोई और नहीं बल्कि ये ब्रह्म भगवानों के जो गुरु बृहस्पति हैं वही हैं, और उन्होंने ही इस दुनिया के लोगों का दुनिया में मन लगा रहे, इसके लिए चार्वाक का फिलॉसफी दिया है। कुछ ये भी कहते हैं कि चार्वाक एक ऐसे ऋषि थे, मतलब चार्वाक नामक एक ऋषि के कारण, जो ऋषि ने जो लिखा है उसी के कारण इसको चार्वाक फिलॉसफी कहते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग तरह की यहाँ पे चार्वाका से रिलेटेड बात है। अब हम लोग बात करते हैं चार्वाक की ज्ञान मीमांसा की, ठीक है। ज्ञान मीमांसा की का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ज्ञान मीमांसा, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, चार्वाक का जो ये ज्ञान मीमांसा है, इसको चार्वाक की जो स्टार्टिंग होती है फिलॉसफी की, वो इसी एपिस्टेमोलॉजी से होती है। और चार्वाक को, जो चार्वाक हैं, अगर ठीक से आप चार्वाक को पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो चार्वाक साहब जो हैं, मान लो ये बॉडी है, कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं हो गया, चलो इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ये गर्दन है, ये हाथ है, कुछ ज्यादा ही ह्यूमन टाइप का बॉडी बन गया ना, ठीक है। ये पैर है, एक इंसान है, ठीक लगा, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसका आंख। देखिए, ये एक इंसान है। चार्वाका का ज्ञान मीमांसा, चार्वाक अपनी सारी जो मेटाफिजिक्स है ना, वो सब इनके इस एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा पे टिका है, सब कुछ। चार्वाक सबसे पहले ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं। चार्वाक सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे नॉलेज का सोर्स क्या है, हमें किससे वैलिड नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज कहां तक हो सकता है। जो ज्ञान मीमांसा की परिभाषा भी आपको हमने बताया ना, चार्वाक उसी की बात करते हैं। चार्वाक उसकी सीमा को तय कर देते हैं, उसके बाद चार्वाक कहते हैं अच्छा तो ये बात है। तो चार्वाक तब कहेंगे कि अच्छा, हम सिर्फ परसेप्शन से, यानी सिर्फ प्रत्यक्ष से चीजों को देख सकते हैं, या हमारी जो ये सेंस है उससे हम देख सकते हैं। तो जो हमें दिख रहा है प्रत्यक्ष से वो हमारा है, और जितना दिख रहा है उतना ही वैलिड नॉलेज है, उसके बियॉन्ड कोई दुनिया नहीं है। आत्मा नहीं दिख रही, नहीं है, ईश्वर नहीं दिख रहा, नहीं है, तो ईश्वर नहीं दिख रहा, नहीं है। और यहां पे इन्होंने भूत की बात, भविष्य की बात, नहीं दिख रहा, नहीं है, तो सिर्फ ये प्रत्यक्ष को, परसेप्शन को उठाते हैं और उसके आधार पे ये तय करने की कोशिश करते हैं हमें क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा।
दूसरा, ज्ञान मीमांसा में सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण अगर आप देखो सही से तो वो है अनुमान, जिसको इन्फ्रेंस कहते हैं। अनुमान सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण है, लेकिन ये भाई साहब उस अनुमान को भी काट देते हैं, ये उस अनुमान को भी काउंटर करते हैं। अनुमान कहते हैं ना, अनुमान से तो फॉल्स ज्ञान होने की संभावना है, अनुमान से हमें गलत ज्ञान हो सकता है, क्योंकि हमने जिसको देखा ही नहीं उसके बारे में कैसे जानेंगे कि वो हो सकता है। शब्द नहीं, उपमान नहीं, तो ये भाई साहब अकेले सिर्फ प्रत्यक्ष को उठाते हैं और बाकी इन्फ्रेंस को, शब्द को, उपमान को ये पूरी तरह से रिफ्यूट कर देते हैं, पूरी तरह से खंडन कर देते हैं उसका, और कहानी खत्म उसका। अब देखो, अब होता क्या है, यहां प्रत्यक्ष जो विचार है इनका, प्रत्यक्ष जो विचार है इसमें क्या है, इस प्रत्यक्ष विचार में यहां पे ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने आंखों को ही लिया है। देखिए, इनका प्रत्यक्ष थोड़ा सा मतलब जो आम प्रत्यक्ष होता है उससे बड़ा है। कैसे है उसको देखिए, यहां पर फिर से एक चेहरा बनाइए, ये हाथ है, ये पैर है, ठीक है, ये आंख है, इनमें दो आंख है। अब आंख से मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आंख से इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, आंख से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, नॉर्मली हम देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस मोबाइल को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन नॉर्मली हम परसेप्शन, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? डायरेक्ट जो होता है वो क्या होता है? जब आंखों से देखते हैं दैट इज प्रत्यक्ष, उसी को कहते हैं। कभी हमने बोला है बोलचाल की भाषा में कि हवा को देख रहे हैं? नहीं। लेकिन चार्वाक कहते हैं कि नहीं, हमारी जितनी भी ऑर्गन्स हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारा सेंस ऑर्गन है, यानी जो हमारे इंद्रियों को प्रत्यक्ष होता है, वो सब चलेगा। जैसे अगर कोई हवा बहती हुई आ रही है और इनके स्किन को लग रही है, कुछ खाना खा रहे हैं और इनका जवान नीचे लटक गया, इस जवान पे मीठा डाल दो, इस जवान पे मीठा डाल दीजिए, तो भी उनको लगता है कि नहीं ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इनका प्रत्यक्ष एक्चुअली जो है वो इनके जितने इंद्रिय हैं, जितने सेंसेस हैं, उन सबको अगर डायरेक्ट कुछ चीजें पता चल रही है तो वो चलेगा। अब देखिए, और इनका जो ये प्रत्यक्ष है वो क्या है? और प्रत्यक्ष में क्या है देखो, सबसे पहले तो ये खुद हो गए, प्लस कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, प्लस अब इंट्रैक्शन होना है, सन्निकर्ष होना है। इंट्रैक्शन यानी इसको कांटेक्ट कहेंगे। कांटेक्ट, अभी क्या हो रहा है, इनका सेंस ऑर्गन यानी इनकी इंद्रिय जो है वो, और ये ऑब्जेक्ट और ये कांटेक्ट, ये तीन चीज इनके परसेप्शन में होना चाहिए। और ऐसे भी तो तीन चीज होना चाहिए ना, हम ये पेन और हमारा इसका टच, तीन चीज होना चाहिए। ये पेन अगर कहीं रखा रहेगा तो हमें पता नहीं चलेगा ना। अगर आंख से देख रहे हैं तब भी, आंख से, अब ये कहोगे कि आंख से तो आप देख ही रहे हो, छूना जरूरी थोड़ी है, ठीक है, आंख से भी देख रहे हैं ना, आंख से भी हमारा इसका कांटेक्ट हो रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट का होना, हमारे सेंस ऑर्गन्स का होना और उनके बीच में कांटेक्ट का होना, तो ये आंख का कांटेक्ट है। हाथ का कांटेक्ट, हम आंख बंद कर लिए तब भी हमको लग रहा चाहिए तो पेन ही तो है, तो ये हाथ का कांटेक्ट है। बॉडी से हवा निकल रही है तो वो हमारे स्किन का कांटेक्ट है। तो हवा भी है, हमारा स्किन भी है और उसके बीच में कांटेक्ट भी है। तो ये तीन चीज होता है, तब इसी को कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, नहीं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ठीक है, इसी को कहा जाता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, यानी इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष। सन्निकर्ष का मतलब कांटेक्ट, किसका? ऑब्जेक्ट का। ये है चार्वाका का प्रत्यक्ष। चार्वाक यहां पर पंचविध इंद्रिय प्रत्यक्ष, और चार्वाक केवल लौकिक प्रत्यक्ष की बात करते हैं। अब देखो, पंच क्यों कहा गया? काउंट कीजिए, आंख, नाक, कान, स्किन, और एक और क्या है? आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, एक त्वचा हो गया, और एक और क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ही याद नहीं आ रहा था, जिसके कारण दुनिया तबाह है जी। तो टंग, आई, ईयर, नोज एंड स्किन,
ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आप 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी नॉलेज लेंगे दैट इज परसेप्शन, दैट इज प्रत्यक्ष। जैसे कोई अंधा है, हाथ भी नहीं है, उसके मुंह में रसगुल्ला फेंक के मार दो और उस खा के बोलेगा ये तो मीठा है, इट मीन्स वो डायरेक्ट नॉलेज है। किसी के पास जबान नहीं है, आंख से वो चीजों को देख रहा है, ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा तो भी वो प्रत्यक्ष है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो वो रसगुल्ला को देख रहा है तब भी वो प्रत्यक्ष है। समझिए इस बात को। अब ये सिर्फ डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष होता है ना, जो डायरेक्ट इंटरेक्शन वाला प्रत्यक्ष होता है, ये वाला सिर्फ उसी को मानते हैं। जैसे इसको लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे न्यायिक अलौकिक प्रत्यक्ष की बात करते हैं। घास को देखकर एक कोमल एहसास, एक नहीं होता है, घास को देख रहा है और एक सॉफ्ट एहसास होना, मिठाई को देख रहे और मुंह में उसके स्वाद को याद करते हुए पानी आना, ये सब अलौकिक प्रत्यक्ष है। ये नहीं मानते, चारवाक कहते हैं ना। सेंस ऑर्गन्स 5 ऑब्जेक्ट और जो कांटेक्ट होगा उससे जो ज्ञान निकलेगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्म ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्म ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये चारवाक कहते हैं। चारवाक प्रत्यक्ष को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। प्रत्यक्ष को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि चारवाक का मानना है जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो डायरेक्ट नॉलेज है, वो कभी भी फॉल्स नहीं हो सकता, कभी भी डाउटफुल नहीं हो सकता। वो जब भी होगा सही होगा। इसके कारण चारवाक प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। केवल प्रत्यक्ष के आधार पे ही वो सारी बातें कहते हैं और ये बिल्कुल ही निहायत ही इलॉजिकल बात है। चारवाक जब ये बात भी कह रहे होते हैं ना, चारवाक जब ये बात कह भी रहे होते हैं तो चारवाक यहां गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष से सारी बातें की ही नहीं जा सकती। अब ये क्यों नहीं की जा सकती इसको यहां नहीं करेंगे, इसको हम लोग अनुमान वाले सेक्शन के अंदर करेंगे। तो याद रखिएगा, चारवाक केवल प्रत्यक्ष की बात करता है, पंच ज्ञानेंद्रिय प्रत्यक्ष की बात करता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष की बात करता है, लौकिक प्रत्यक्ष की बात करता है और प्रत्यक्ष को प्रमाण इसलिए मानता है कि वो डाउटफुल नहीं होता, क्लियर होता है, कभी उससे इल्यूजन नहीं होता, कभी भ्रम नहीं आता, कभी संदेह नहीं होता, कभी भी गलत ज्ञान नहीं होता। इसी कारण चारवाक का प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, परसेप्शन को प्रमाण मानते हैं। ठीक है, तो ये है चारवाक की थ्योरी। तो आज हम लोग इसको यहीं पर रोकेंगे, अनुमान से कहानी आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे।